लगातार जो है हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने ले आकर दिखाया करा, बताया करा। एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद है भाई। और फिलहाल जो है मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, प्रद्युमन जोशीला जिनका नाम है। और कैस कहाँ की हरियाणा की जो राजनीति है उनके अंदर आप इनने जो है चाणक्य मानस को बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। हर एक चीज़ डेट एंड फैक्ट जो है आज आप ही बातचीत करांगे पूरी राजनीति के ऊपर। तो प्रद्युमन जी पहले तो राम राम। राम राम सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। बंसीलाल परिवार जी। देवीलाल परिवार, भजनलाल परिवार और 3 लाल हो गए। चौथा लाल अगर अभी जोड़ा मनोहर लाल, तो चारों लाला मतलब सबसे बढ़िया राजनीतिक करियर या सबसे ज़्यादा विकास कार्य आपके हिसाब से अगर आप सीरियल वाइज देना चाहो तो किसने टॉप पर रखो, किसने लास्ट में रखो, क्रम अगर निर्धारित देखो ना तो किसी नेता की कोई कंपैरिजन आपस में हो सकती, क्योंकि सबकी अपनी अपनी खासियतें रही हैं, सबकी अपनी अपनी कमियां रही हैं, सबका अपना अपना एक कार्य क्षेत्र रहा है। सबकी मैं ये तो आपको बता सकता हूँ कि इस नेता में ये खास बात रही, एक और ये कमी रही, क्योंकि उसमें दरअसल हम कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि किसी को कितना समय मिला, किसी को कम मिला, किसी को ज़्यादा मिला। अगर चारों नेताओं की बात करें, सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल अगर कोई रहा आज तक तो वो चौधरी देवीलाल रहे। चौधरी देवीलाल हरियाणा से वो इकलौते शख्स बने, मूल हरियाणवी, जो देश के 2 बार लगातार उप प्रधानमंत्री बने। चौधरी देवीलाल वो नेता रहे जिन्होंने बहुत से मुख्यमंत्री बनाए, कई प्रधानमंत्री बनाए, मंत्री संतरी MP MLA तो गिनती ही नहीं है। देवीलाल की अगर सबसे खास बात कोई देखी जाए, जो सबसे खास है, तो वो ये है कि वो वास्तव में जिसको ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता कहते हैं ना, वो चौधरी देवीलाल है। चौधरी देवीलाल वो थे जो संघर्ष करना जानते थे, उन्होंने जनता को संघर्ष करना सिखाया जी। और वो ऐसे शख्स थे जो कभी शर्माते नहीं थे। अगर कहीं भूख लग रही है तो वो अगले के खुद यूँ कहा करते, रोटी ले आओ भाई, ठीक है। कहीं थकान महसूस हो रही है तो जा करके अगले के बिना पूछे भी सो जाते अगले चारपाई पे। तो वो उनकी एक खास बात थी। अगर उनकी किसी कमी की हम बात करें तो वो कमी उनकी ये थी कि उनको पुत्र मोह आखिर में ले बैठा। जो पुत्र मोह उनका चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को उन्होंने बनाया और उसके बाद जिस तरह से परिवार में विघटन हुआ जी। तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट बना और एक ऐसी छवि उनकी बन गई उसके बाद कि फिर वो कभी कोई चुनाव विधानसभा और लोकसभा का नहीं जीत पाए। बात करें अगर चौधरी बंसीलाल की, तो चौधरी बंसीलाल खूब पढ़े लिखे थे जी, एडवोकेट भी थे। उनको काम करने का पता था कि वास्तव में विकास करवाना कैसे। हरियाणा प्रदेश आज जिस हालात में हम देख रहे हैं, इसको इस हालात में लाने में एक बहुत बड़ा योगदान चौधरी बंसीलाल का रहा। जहाँ तक वो अपनी धुन के भी बड़े पक्के थे, उन्होंने जो करना था, जो ठान लिया था वो करते थे, वो नफ़ा नुकसान नहीं देखते थे। प्योर पॉलिटिशियन वो भी नहीं थे। अगर प्योर पॉलिटिशियन होते, मुझे आज भी वो रैली याद है जब चौधरी सुरेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने भरे मन से ये कहा था कि पिताजी आप जो है बिजली के बिल माफ़ करने की घोषणा कर दो, मैं चुनाव जीत जाऊंगा। लेकिन चौधरी बंसीलाल ने ये कहा कि भाई मेरा बेटा भले ही चुनाव हार जाए, मैं कोई ऐसी घोषणा नहीं करूंगा जो मैं पूरी नहीं कर सकता, और इसलिए उन्होंने जो है नहीं तक चौधरी बंसीलाल की कमी की बात है तो चौधरी बंसीलाल एक तो अड़ियलपन उनमें था, जिसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ज़्यादा अड़ियल थे। और दूसरा, उनको भी पुत्र मोह ने कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से कमज़ोर जरूर किया जी। क्योंकि भले ही चौधरी सुरेंद्र सिंह का रोल था उस मामले में या नहीं था, शराबबंदी की मैं जो बात कर रहा हूँ, लेकिन उस समय सुरेंद्र सिंह की एक ऐसी छवि प्रदेश में बना दी गई और लोग ये कहने लगे भैया दारू तो सुरेंद्र सिंह बिकवा रहे हैं, जो अवैध जो दारू बिका करती। हालांकि इन चीज़ों में सच्चाई कम होती है और अफवाहें ज़्यादा उड़ती हैं, लेकिन वो एक माहौल इस तरह का क्रिएट हो गया प्रदेश में कि उसके बाद वो छवि उनकी टूट नहीं पाई। जहाँ तक बात है चौधरी भजनलाल की, चौधरी भजनलाल को मैं ये समझ रहा हूँ कि वो प्योर व्यापारी राजनेता थे। एक तरह से जो बिजनेसमैन होता है ना, उनको मतलब फ़ायदा किस ढंग से हो, वो इस चीज़ पर नज़र रखते थे, अपना खुद का भी सामने वाले का। जैसे एक व्यापारी होता है भाई मैं भी कमाऊं अगले को भी कमाऊं, उस तरह का नेचर चौधरी भजनलाल का ये था भाई मैं मेरा भी फायदा करूं और अगले का भी। जी। और जहाँ तक बात है चौधरी भजनलाल की, तो
चौधरी भजनलाल ने काफ़ी ये प्रयास किए, अपने आप को जाट साबित करने का भी प्रयास किया, लेकिन लोगों ने उनको नहीं माना और लास्ट में उन्होंने जो नॉन जाट की फिर राजनीति उन्होंने करनी शुरू कर दी। मेरा ये मानना है कि हरियाणा प्रदेश में जो आज जाति पाति की जो राजनीति शुरू हो चुकी है, कहीं ना कहीं इसके जनक के रूप में चौधरी भजनलाल ने काम करने का काम किया। उनके दौर से ही ये जाति पाति बहुत ज़्यादा स्तर पर शुरू हुई, वरना उससे पहले तो लोगों को इतना ज़्यादा नहीं पता था। हालांकि खुद चौधरी भजनलाल की मैं एक बात की बड़ी जो है उनकी प्रशंसा भी करता हूँ कि चौधरी भजनलाल ने अपने इलाके और अपने लोगों के जितने काम किए इतने किसी नेता ने नहीं किए। आज भी लोग उनके गुण गा रहे हैं। जहाँ तक बात है चौधरी भजनलाल की कमी की, तो चौधरी भजनलाल को भी कहीं ना कहीं पुत्र मोह ही ले बैठा। जिस ढंग से, और पुत्र मोह में मैं ये मानता हूँ कि चौधरी भजनलाल से ज़्यादा रोल उनकी जो धर्मपत्नी श्रीमती जसमा देवी है उनका और ज़्यादा रहा। जसमा देवी को जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई से बड़ा अपार लाड प्यार प्रेम रहा, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने कुछ एक समय तो संघर्ष किया, लेकिन अब वो संघर्ष करना ही भूल गए। जहाँ तक बात है मनोहर लाल खट्टर की, मनोहर लाल खट्टर इन तीनों लालों के मुकाबले, एक तो वो शादीशुदा नहीं है तो लिहाजा परिवारवाद का उन पर कोई आरोप नहीं लग सकता, ठीक है। तो मनोहर लाल की जो सबसे खास बात मुझे जो नज़र आई वो ये नज़र आई कि वो पार्टी के प्रति जिस तरह पहले समर्पित थे वैसे ही आखिर तक रहे जी। जहाँ तक सवाल है, ये जो तीनों लाल हैं इनका कभी ना कभी अपनी पार्टी के आला कमान के साथ कभी ना कभी जरूर आपस में खींचातान रही, लेकिन मनोहर लाल खट्टर का लगातार आज भी वैसा ही बर्ताव नरेंद्र मोदी के साथ दिख रहा है, वैसा ही नरेंद्र मोदी का मनोहर लाल खट्टर के साथ है जैसा 2014 में था। तो मनोहर लाल खट्टर ने दो तीन चीज़ें ऐसी की, और उनका एक जो प्रसिद्ध डायलॉग है कि भाई हम जो धोले कुर्ते पहनते हैं उनके जो है कुर्ते खूंटी पर टंगवा दिए मैंने, तो वो बड़ा 9.5 साल उन्होंने ऐसा करने में काफ़ी हद तक वो सक्षम भी रहे, क्योंकि जितने लोग उनके राज से पहले चंडीगढ़ जाया करते, इन 9.5 साल में उनमें कमी आई है कहीं ना कहीं। जहाँ तक उनकी कमी की बात है, तो कमी में एक सबसे बड़ी कमी तो ये है कि उन्होंने खुद को अपने को ही सबसे बड़ा पावरफुल मान लिया और किसी नेता की उन्होंने को बहुत ज़्यादा सुनी नहीं प्रदेश में। एक उन्होंने कार्यकर्ताओं से और जनता से उनका जुड़ाव बिल्कुल कम रहा, जो सबसे उनका एक नेगेटिव पॉइंट रहा, राज भी है, और संभवतः इसी वजह से उनको बीच में हटाया भी गया। तो क्या मनोहर लाल खट्टर जी को हटाना और नायब सिंह सैनी को बनाना चुनाव फिर बदल लिए इस वजह तो है लगे आपने? नहीं, बिल्कुल। देखो, एक बहुत बड़ा असर पड़ा है। उसका कारण ये है ना, मनोहर लाल खट्टर, मैंने जैसे एक पहले आपको बताया कि सुरेंद्र सिंह की एक छवि बना दी, अभय सिंह चौटाला की एक छवि बना दी लोगों के बीच में, दीपेंद्र हुड्डा की एक छवि बना दी, भाई ये आदमी इतना शरीफ है, चाहे इसका कुर्ता पाड़ लो कुछ नहीं कहता, ठीक है। हाँ, ये छवि है, छवि बन गई जी। वही सेम बात ये है कि मनोहर लाल खट्टर की एक छवि बना दी गई, भाई यूँ किसी से बात ही नहीं करता, ना किसी से मिलता, संत कबीर कुटीर मुख्यमंत्री निवास की गेट बंद कर दी, लोगों से मिलता ही नहीं, तो वो छवि बन गई। उसमें लोगों के दिमाग में नाराज़गी ना मोदी से थी ना बीजेपी से, लोगों को खट्टर से नाराज़गी थी, मनोहर लाल से नाराज़गी थी, और जिसका खामियाजा उनको भुगतना भी पड़ता। फिर उन्होंने एकाएक क्या किया कि नायब सिंह सैनी को ले आए। अब नायब सिंह सैनी ने 1 साल में या पिछले 6 महीने में जो उनका पहला कार्यकाल था, किया तो कोई विशेष नहीं, लेकिन केवल उन्होंने 2 काम किए। एक, लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए मुख्यमंत्री निवास जी। काम बने ना बने कोई मतलब नहीं, लोगों ने, मैं मुख्यमंत्री से हाथ मिल गया, वो बहुत बड़ी, कई दिन तो लोग हाथ नहीं धोते, ठीक है। दूसरा, वो जिस ढंग से हंसते हैं वो लोगों को प्रभावित करता है, भाई ये आदमी भी अपने जैसा है। आप मान लिया। अब मनोहर लाल खट्टर तो इतने टसन में रहते थे, वो बात ही नहीं करते थे, जबकि नायब सिंह सैनी का अपना एक सिस्टम है और जिसका उनको फायदा मिल रहा है।